और बच्चों कैसे हो? बच्चों हम जो है बात कर रहे थे एनालिटिक वाले चैप्टर वाले की। जो कुछ बच्चों ने जो है व्हाट्सअप किया तो उन्होंने कहा कि भाई एनालिटिक का जो है वो चैप्टर बता दीजिए। तो मैं तो यहाँ पर जो है तुम्हें कुछ तुक्के, कुछ सही तरीके डेफिनेशन वो सब बताता हूँ मिक्स करके जो है। तो क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव करना होता है, अगर हम ऑब्जेक्टिव करने लग गए बड़े क्वेश्चनों की तरह तो जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुक्के बताएंगे, उनका कोई प्रूफ नहीं होता। मैंने पहले ही बताया होगा तुम्हें क्या है कि वीडियो में के अंदर कि हम यहाँ पर केवल तुक्के बता रहे हैं जिससे कि हम क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कर लें। लेकिन फिर भी तरीका यही होता है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो चैप्टर को पहले उसकी डेफिनेशन थ्योरम सब वो जो है एक पेपर पर लिख लो, और जिससे कि तुम्हें बार बार ना लिखने पड़े, बार बार ना देखना पड़े, तो उनको देखो और याद कर लो और था क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर भी मैंने कुछ चैप्टर को, इस चैप्टर को कुछ तुक्कों से समेटा है। वो समेटने के क्या तरीके हैं वो ध्यान दीजिए। तुक्के हैं केवल। कभी भी कंटिन्यूटी की बात आ जाए तो ये देखो फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंस इन्फिनिटी की वैल्यू आ रही है तो उस पॉइंट पर कभी कंटिन्यूस नहीं होने की। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू आ रही है किसी पॉइंट पर लेकिन उसकी लिमिट के बराबर नहीं आ रही है तो भी कंटिन्यूस नहीं होती। तो कंटिन्यूस ये दो तुक्के हैं, इनसे ज्यादा चेक हो जाता है। सीधा फंक्शन को बस देखना है कि इन्फिनिटी किस पॉइंट पर बैठ रही है तो वो उस पॉइंट पर कभी कंटिन्यूस नहीं होगी। दूसरा, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। अब एनालिटिक चेक करना या डिफरेंशिएबल चेक करना, उसे डिफरेंशिएट करके चेक करो। जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू जो है डिफरेंशिएट करने के बाद इन्फिनिटी जा रही है तो उस पॉइंट पर कभी भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होती ना एनालिटिक होगी। क्योंकि तुम्हें पता है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक कैसे हो जाएगी। अब यहाँ देखो, अब एक आता है एनालिटिक फंक्शन बनाना। वैसे तो हमारे पास में थ्योरम होती है एनालिटिक फंक्शन बनाने की, तुम्हें ध्यान होगा, तो उसे बोलते थे हम मिलने थॉमसन मेथड। लेकिन उस मेथड से हम नहीं बनाएंगे, हम तुक्के बताएंगे। यहाँ पर जब भी कभी एनालिटिक फंक्शन बनानी हो तो सीधा सा क्या करना तुम्हें उसका, उसमें पहला मतलब बताया एक्स की जगह जेड भर देना, वाई की जगह जीरो भर देना, चाहे यू दिया है या वी दिया है, क्योंकि उस फंक्शन का या तो रियल पार्ट देगा या इमेजिनरी पार्ट देगा। तो उसमें एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो भर देना। ठीक, तो फंक्शन बन जाएगी। तो जो फंक्शन बनेगी एफ जेड, उसका जो यू रियल पार्ट होगा वो ही यू होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वी वी होगा। लेकिन कभी कभी ये मेथड फेल हो जाए, तुक्का फेल जाए, तो उसके लिए चेक कर लेना। उसको चेक कैसे करेंगे क्वेश्चन देख कर बताऊंगा अभी। फिर उसके बाद में अगर ये मेथड फेल हो जाए तो फिर ये काम उल्टा कर देना, जहां एक्स है वहां जीरो भर देना, जहां वाई है वहां पे जेड भर देना। ठीक है, तो एफ जेड बन जाएगी। लेकिन उस एफ जेड का जो रियल पार्ट होगा वो वी होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो यू होगा। उल्टे हो जाते हैं फिर में। ठीक है, केवल तुक्के हैं, कोई रूल नहीं है। एक और है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन से क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कौन कहाँ करते हैं? वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, उसके अंदर बाकायदा मैंने कुछ मेथड बताए थे कि इस तरह से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तुक्के से चेक कर ली जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को जो करूंगा वो डेफिनेशन से करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि अगर तुम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे पकड़ रहे हो जिनका डिफरेंस बहुत कम है, z1 माइनस z2 का डिफरेंस बहुत कम है, तो उन पर फंक्शन का डिफरेंस भी कम आना चाहिए। तो यदि ऐसा हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहलाती है। एक बात और ध्यान रखना, जितनी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होती हैं वे हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं होता कि यूनिफॉर्म हो। एक है यहाँ पर ये वाला एफ जेड इक्वल टू ये यू प्लस आई बी, एक एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, थ्योरम से सभी हैं। पहला, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि कर्व बना लिया जाए इक्वल टू C1 C2 डालकर कर्व बना लिया जाए तो वे कर्व हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। दूसरा, u और v हमेशा ही हार्मोनिक होते हैं। हार्मोनिक का मतलब है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हार्मोनिक का मतलब होता है दो बार x के दो बार y के जोड़ो जीरो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में है v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u का। v होता है u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जरूरी नहीं होता कि u v का भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो। और यदि u v v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है v v u का, तो 100% वो फंक्शन फिर एनालिटिक हो जाती है। ठीक, ये उन मतलब कन्वर्स है। ठीक, यहाँ पे देखो, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसका मोड भी कांस्टेंट है तो वो फंक्शन 100% कांस्टेंट है, या उसका रियल पार्ट कांस्टेंट है तो भी वो कांस्टेंट है, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है तो भी कांस्टेंट है, आर्गुमेंट उसका कांस्टेंट है तो भी वो कांस्टेंट है। तो ये सब चीजें तुम्हें पता है, ये थ्योरम्स दी है, तो ये थ्योरम्स सब। ठीक है, अब हम इन तुक्कों से ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नया कोई और तुक्का नहीं बताऊंगा, बस इन सही क्वेश्चनों को सबको मैं लपेट दूंगा। ध्यान से सुनना। आप देखिए, कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बाकी तो तुम अपने आप करोगे ही। देखिए, ब्रांच पॉइंट की बात आती है। ब्रांच पॉइंट में क्या होता है, वैसे तो पूरा टॉपिक है इसका, बहुत बढ़िया टॉपिक जो है मैंने तुम्हें समझा रखा है, लेकिन मैं तुक्के की बात कर रहा हूँ। बस ये देख लो किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है, log z के खूब अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था। log z जो होता है वो हमेशा, जिसके यहाँ पीछे देखो z की वैल्यू जीरो भर दो, log जीरो की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इनफिनिटी। ठीक, तो यहाँ पर इसको देख लो, log कभी भी log का क्वेश्चन आए तो जो इसके पीछे लिखा हुआ उसे जीरो भर लो, तो वही बस ब्रांच पॉइंट है।
तो जेड की जगह 0 भरेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी जाएगा, माइनस लिखा है ये, ठीक। तो इसका ब्रांच पॉइंट है वो जेड इक्वल टू 0 है। अब ये लिमिट सोल्व करनी है तो जेड की जगह आई भर लो, तो मैंने सोल्व करके दिखाई यहाँ, आई की पावर 6 करोगे तो ये आएगी -1, आई की पावर 10 करोगे तो -1, तो 0.0 बन जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया मैंने। हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद में ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो गया, सिंपल था, तुम कर लोगे अपने आप। यहाँ ब्रांच पॉइंट पूछा, इसमें लॉग आ रहा, तो यहाँ जेड की जगह 2 भर दो, लॉग 0 जाएगा ना, ठीक। तो जेड इक्वल टू 2 इसका ब्रांच पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, किस पर एनालिटिक नहीं है। तो जब भी एनालिटिक चेक करो, डिफरेंशिएबल चेक करो, डिफरेंशिएट करके चेक करो, डिफरेंशिएट करना नहीं है, यही सोचो। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर आएगा, डिवाइड रूल लगाओगे तो नीचे क्या बनेगा, जेड -1 की पावर 4, तो जेड को 1 रख दो तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, जब नीचे वाला 0 हो जाएगा तो पूरी फंक्शन क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पर इन्फिनिटी बैठ जाएगी, इसका मतलब 1 ये पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और देखिए ये है 102, फंक्शन दी गई है ये वाली, पूछा गया है एनालिटिक, एनालिटिक है तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसमें ए आ रहा ना। जब भी क्वेश्चन एनालिटिक का चेक करने का है तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो वो जेड में होता है, जेड में होता है तो डिफरेंशिएट करके देख लो, और जेड में नहीं होता एक्स वाई में होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करके देख लो। तो इसका रियल पार्ट देख लो, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, इसका रियल पार्ट इतना है, इमेजिनरी पार्ट इतना, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो, ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी। अब ये देखो ए की वैल्यू क्या लेनी चाहिए जिससे कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो तुम्हें अपने तरफ से सोचना नहीं है ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अरे यहीं से उठा लो, एक बार 0 रख के देख लो, 0 यहाँ रखोगे तो ये साइड 0 जाएगी, यहाँ पर कोस 0 1 हो जाएगा, और यहाँ केवल क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ कोस 0 1 e की पावर x बचेगा, तो e की पावर x बराबर 0, ऐसा कैसे संभव है। तो जिस पे सेटिस्फाई हो जाए वो रख के देख लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई इनका प्रूफ नहीं देना है, यहाँ तो केवल क्वेश्चन करने हैं, किसी भी तरीके से हो जाए। अब देखिए 103 में क्या पूछा है, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट z0 ऑफ द डोमेन डी इफ इट इज डिफरेंशिएबल। ये तुम्हें पता है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक तभी कहलाती है जब उस पॉइंट पर तो हो ही, खासकर उसके नेबरहुड पर भी वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। तो यहाँ नेबरहुड वाली बात आ गई। 104 पर जाइए, ए फंक्शन एफ जेड हैविंग कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर इज हार्मोनिक इफ इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ये तुम्हें पता, कोई फंक्शन जो है सेकंड डेरिवेटिव उसका कंटीन्यूअस है और वो हार्मोनिक भी है, तो इसका मतलब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। और देखें यहाँ पर 106 पर एफ जेड इक्वल टू क्या दिया है, tan z, तो वो पूछ रहा है, एक मिनट में ऊपर कर लेता हूं। अब देखो मैं तुक्का लगाऊंगा यहाँ पर, अरे ये तुक्का लगाऊंगा यहाँ पर। एफ जेड दिया, एनालिटिक चेक करना, एनालिटिक की बात चल रही ना, तो सिंपल इसे डिफरेंशिएट करके देखो, डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया, इसको मैंने नीचे लिया आया, तो ये जो नीचे वाला है ये गड़बड़ कर देगा। तो बताओ ये वैल्यू कब होगी तुम्हारी, 0, नीचे वाली वैल्यू कोस स्क्वायर जेड की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो ये 1/0 इन्फिनिटी जाएगा, उन्हीं पॉइंटों पर गड़बड़ करेगा। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर, ये एनालिटिक होगी एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट, इनको छोड़कर, क्योंकि कोस जेड 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, इनको छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों पर ये एनालिटिक होगी। ठीक है। और देखिए 106 क्वेश्चन देखें, u दिया है, v दिया है, u और v हार्मोनिक है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन है 2 बार x के 2 बार y के जोड़ो 0 आना चाहिए। तो u का 2 बार x के कर लो, u का 2 बार y के कर लो, जोड़ के देख लो 0 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है भाई 0, तो u हार्मोनिक हुई। ऐसे ही v को चेक करिए, v को मैंने चेक करा नहीं है, v को तुम कर लेना, ही तो कर लिया होगा तुमने ऐसा। 107 देखिए, 107 ये फंक्शन दी गई है, इज कंटिन्यूअस, बताइए ये कंटिन्यूअस कब है। तो मैंने लिखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होती कहां पर, जिन पर इन्फिनिटी नहीं होती। तो ये चेक करो कहां कहां पर ये इन्फिनिटी है। तो हमने नीचे वाले को, इस वाले को 0 रख दिया, इसको 0 रख दोगे तो इन्हीं पॉइंटों पर ये इन्फिनिटी आएगी। तो जेड की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, तो इसका मतलब इन पॉइंटों पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पॉइंटों पर कंटिन्यूअस है। उसने क्या पूछा था कि फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है, तो हमने कहा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगी इनको छोड़कर। जेड इक्वल टू ए आई, ये तुम समझ गए होगे, जेड इक्वल टू ए आई तो कहां होगा, जेड इक्वल टू ए आई का मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा ए, तो इमेजिनरी पार्ट ऊपर गया ए और माइनस ए, ये 2 पॉइंट है। अरे पूरा पॉइंट तो बनेगा, x की वैल्यू तो 0 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी है, और 0 और माइनस है। इन 2 पॉइंटों को छोड़कर पूरे सभी जितने पॉइंटों पर सब पर ये क्या होगी, बाकायदा कंटिन्यूअस आएगी, बस इन 2 पॉइंटों को छोड़ देना। तो इसमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, तो लिखा जाएगा नन ऑफ दीज। सारे पॉइंटों पर कंटिन्यूअस कहां हो जाएगी, बोला 2 पॉइंटों को छोड़ के तो होगी। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, इस पॉइंट पर कैसा, इस पर भी तो है, तो यह आएगा नन ऑफ दीज। अब ये देखिए ये है 108। अब मैंने तुम्हें बताया था तुक्का
जब भी क्वेश्चन में जेड बार दिखाई दे जाए, मोर जेड दिखाई दे जाए, वे कभी भी फंक्शन ना तो एनालिटिक होती ना डिफरेंशिएबल होती। जिनमें भी जेड दिखाई दे जाए, मोर जेड, ये मेरा नोट लिखवाना भूल गया मैं, तो ध्यान रख लेना, नोट में लिख लेना कि जब भी तुम्हें मोर दिखाई दे जाए, मोर और या बार दिखाई दे जाए, ये कभी भी एनालिटिक नहीं होती ना डिफरेंशिएबल होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने उसकी लिमिट सोल्व करवाई है, तो तुम्हें बताया था मैंने, बाकायदा लिमिट सोल्व करके दिखाई है मैंने, यहाँ ये रखी कि मैंने क्या करा इसके अंदर, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई भर दिया और एक बार भर दिया जेड की जगह, हाँ जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई भर दिया जरा। ठीक, अब मैंने यहाँ पे बताया था इस लिमिट को सोल्व करके देखो किसी भी तरीके से। ठीक, इसे सिंगल में चेंज करते हैं, या तो एक्स में या वाई में, कई तरीके होते हैं। एक बार तो अबाउट रियल एक्सिस करते हैं, एक बार अबाउट इमेजिनरी एक्सिस कर देते हैं, और एक किसी और तरीके से। ध्यान होगा तुम्हें सोल्व करने का। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो ये देखना था इसकी लिमिट क्या बैठेगी। मैंने ठाका ऐसा y इक्वल टू एम एक्स का रूल लगा दिया इसमें, तो इससे क्या हुआ, y खत्म हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन m में आ गया, x भी खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैं x की जगह 0 भरूंगा तो यही तो लिमिट आएगी, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो इसका मतलब डिपेंड किस पर होगी, m पर। तो इसका मतलब m की वैल्यू अलग अलग रहेगा, तो ये लिमिट चेंज होती रहेगी, और तो इसका मतलब ये लिमिट कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं। एग्जाम्पल है, बड़ी इंपॉर्टेंट ही है, बता रखी है ये। ठीक, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर जो है डी जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए, इसकी लिमिट पूछी है उसने 16 में, 109 में, देखो ये नहीं, एक फंक्शन दिया है एफ जेड इक्वल टू ये, बताइए इसकी लिमिट जेड टेंस टू 0 पर कितनी जानी है, 0 जानी है या ये। देखो अब यहाँ फंक्शन पीस वाइज है, इस जब जेड की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब फंक्शन की वैल्यू जेड नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये लेनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ लिमिट निकालनी है, तो जब हम लिमिट निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भरनी पड़ेगी मुझे एफ जेड की, तो एफ जेड की वैल्यू मैं ऊपर वाली लूंगा, क्योंकि ये तो तब ली जाएगी जब जेड की जगह 0 हो, लेकिन हमारा जेड 0 थोड़ी है, जेड टेंस टू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाली ली जाएगी, ये ले दी मैंने। यहाँ पे जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई भर दिया, ये भर दिया एक्स प्लस आई वाई। इसमें से मैंने क्या करा, y इक्वल टू एक्स कर दिया, या y इक्वल टू एम एक्स कर लेना, मतलब किसी एक में चेंज करने के लिए। तीन ही रास्ते होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर लिमिट सोल्व करने के, उन्हीं रास्तों से सोल्व कर चल जाता पता कि हाँ ये इसकी लिमिट निकलेगी या नहीं निकलेगी। एक तो होता है प्योरली रियल चेंज कर दीजिए, सब प्योरली रियल में, एक बार चेंज कर दीजिए प्योरली इमेजनरी में, एक बार चेंज कर लीजिए y इक्वल टू एम एक्स के रूप में। ज्यादातर इन्हीं तीनों तरीके से लिमिट सोल्व जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं y की जगह मैंने x कर लिया, कहने का मतलब लिख भी दिया मैंने y इक्वल टू एक्स के अलोंग, इसके अलोंग लिमिट सोल्व करी, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, और जब x कॉमन हो जाएगा x की जगह तुम 0 रखोगे तो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो e की पावर क्या जाएगा तुम्हारा, इन्फिनिटी बैठ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर x आएगा और x की जगह तुम 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, इन्फिनिटी थोड़ी बैठेगा। इस रास्ते से लिमिट 0 जा रही है, ये गलत लिखा गया, ये लिमिट यहाँ पर 0 जा रही है ना भाई। x तुमने y इक्वल टू एक्स का रास्ता लिया, x कॉमन लिया, x की जगह तुमने 0 भरा, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया ना, तो लेकिन पावर माइनस भी तो आ रही है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 लिमिट सोल्व होगी। और यदि हम x की जगह कोई और रास्ता पकड़े, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे हम एक बार z को मान लेते हैं प्योरली रियल, तीन तरीके होते हैं ना, z इज रियल, अगर रियल रहा होगा तो y0 हुआ होगा, तो ये लिमिट s आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, भाई रियल है तो y की वैल्यू 0 हो गई ना, तो e की पावर माइनस के 1 कितना आ गया, x की पावर 4, तो कुल मिलाकर यहाँ रखोगे 0, 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये लिमिट तो इस तरह से 0 आती है। और z को यदि मैं इमेजनरी मान लूँ तो लिमिट y टेंस टू 0, क्योंकि इमेजनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा, अगर z इमेजनरी रहा तो प्योरली इमेजनरी, तो x 0 हुआ होगा, तो फिर क्वेश्चन y में चेंज हो जाएगा, माइनस के i y की पावर 4, ये तो y की जगह 0 रखूंगा फिर वही आ जाएगा 0। लेकिन मैं यदि इस रास्ते के अलोंग सोल्व करूं, इस रास्ते के अलोंग, तो फिर ये लिमिट हमारी पूरी की पूरी x में चेंज हो जाएगी और ऐसी बन जाएगी, e की पावर माइनस 1/x प्लस i x की पावर 4, और इसमें x की पावर 4 लेते हैं कॉमन,
तो फिर ये यही बैठेगा, ये तो नहीं। एक चीज है इसके अंदर, 1 प्लस आई की पावर 4 जो है ना, ये 1 प्लस आई की पावर 4, इसको सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें एक बार। 1 प्लस आई का स्क्वायर करो पहले, तो 1 माइनस 1 और प्लस क्या आ जाएगा 2i, कुल मिलाकर 2i आ जाएगा। और 1 प्लस आई की पावर जब 4 करोगे ना तो -4 बैठेगा। तो जब ये -4 तुम यहाँ रखोगे तो माइनस से प्लस आ जाएगा। तो फिर ये जो लिमिट है वो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर में इन्फिनिटी आएगा, फिर ये लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने तीनों तरीके से करा, तो दो तरीके से लिमिट्स 0 आई सेम आई, लेकिन इससे अलग आ गई, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी। तो ये इस तरह से कर लेना। वैसे तो ये बड़ा क्वेश्चन था पोलर फॉर्म में चेंज करने वाला, मैंने तो वैसे ही बताया है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एफ जेड एनालिटिक है, ठीक है। तो वो कह रहा है इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगी, डिफरेंशिएबल होगी तो तभी तो डिफरेंशिएबल होगी जब फंक्शन डिफाइन होगी, और जितनी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होती है वे कंटिन्यूस भी होते हैं। एफ इज नॉट कंटिन्यूस, यहाँ कंटिन्यूस कह रखा है, नॉट, यही बात गलत है। तो एफ इज नॉट नहीं, कंटिन्यूस होती है, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वे हमेशा ही कंटिन्यूस होती है। एक देखे 11 वाला, एफ जेड इक्वल टू सेक जेड करा, बताइए ये कहाँ पर एनालिटिक है कहाँ पर नहीं है। तो जब भी एनालिटिक चेक करना हो तो डिफरेंशिएट करके देख लो। तो एफ जेड मैंने ये करा डिफरेंशिएट, सेक का सेक जेड टेन जेड, इसको मैं तोड़ दिया 1 अपॉन कोस साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस स्क्वायर जेड हो गया। तो इसका मतलब ये एनालिटिक डिपेंड हो गई इस वाले पर। तो कोस जेड की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो गई तो फिर ये एनालिटिक नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जेड की वैल्यू, कोस जेड की वैल्यू तुमने 0 ले ली, तो 0 कब आएगी जब जेड की वैल्यू तुम पाई/2 रखोगे। तो पाई/2 पर ये एनालिटिक नहीं है, बाकी सारे पॉइंटों पर ये एनालिटिक हो जाएगी, ठीक है। ये तो पूछा उसने कि किस ये नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू पाई/2 पर। और देखिए 112 में क्या पूछा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिट सर्किल बताइए। यूनिट सर्किल का मतलब है इसका सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस कितनी है 1 है, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अंदर वाले पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, इसके अंदर के पॉइंट ये होते हैं, बाहर वाले पॉइंट ये होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा सर्किल का, वो बाहर का जो पॉइंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये जो सारा हिस्सा है इसका जेड का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जेड का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मोर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और अंदर वाले जो पॉइंट होते हैं उनके लिए मोर जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और जो बाउंड्री पर होते हैं उनके लिए होती है मोर जेड इक्वल टू 1। तो इसने कॉम्प्लीमेंट पूछा था, कॉम्प्लीमेंट में ये आएगा जो इसके बाहर का हिस्सा, सर्किल के बाहर का हिस्सा, वो कॉम्प्लीमेंट में जाता है। अब एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, एनालिटिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन बाउंडेड भी होती हैं, डिफरेंशिएबल भी होती हैं, सिंगल वैल्यूड होती ही हैं, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूड की बात नहीं करते हम। तो सिंगल वैल्यूड को हम जानते हो, एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू आए फंक्शन की, ठीक। तो सारी ही बातें सही हैं, जो भी एनालिटिक फंक्शन होंगे वो बाउंडेड भी होगी, उसकी वैल्यू कभी इन्फिनिटी आएगी। अगर इन्फिनिटी आ गई तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इनफाइनाइट वैल्यू जाए बाउंडेड तो रहेगी वो, और डिफरेंशिएबल भी होगी, सिंगल वैल्यूड भी होगी, सारी बातें सही हैं। 114 में क्या कहा, ये फंक्शन दी गई है इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है जेड इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एफ 0 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्योंकि कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट सेम होनी चाहिए। तो एफ 0 की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की लिमिट निकालो, वो सेम आएगी। तो यही बात मैंने यहाँ पे लगाई, अगर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू और जेड टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन की लिमिट वो सेम हो गई होगी। तो मैंने लिमिट निकाल दी बस इसकी, एफ 0 की वैल्यू तो ना निकाल पाया मैं, लेकिन अरे फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो उन्हें दी नहीं ना कुछ भी, उसने कहा जेड नॉट इक्वल टू 0 पर तो ये है, तो इससे थोड़ा निकाल दूंगा मैं, जेड की जगह 0 भर दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी का फायदा उठाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट सेम होनी चाहिए। तो मैं लिमिट निकाल दूंगा, तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 और यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू खोल दी, ये रही। अब मैंने यहाँ पर इसको ऐसा लिमिट सोल्व होने की नहीं, क्यों नहीं होने की, अगर 0 भरूंगा तो 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स एक्स प्लस आई वाई में चेंज कर लिया, ये लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे एक रास्ता लगाया, कौन सा रास्ता लगाया, y इक्वल टू एम एक्स वाला रास्ता। जैसे ही y इक्वल टू एम एक्स वाला रास्ता लगाया तो x की जगह मैंने फिर 0 भरा, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो फिर भी x ऊपर बचेगा, तो इसका मतलब लिमिट 0 जाएगी। तो ये m पे डिपेंड नहीं होगा, तो इसकी लिमिट 0 जानी है। और तरीके से करके देख लीजिए, मैंने तो एक तरीके से करी है बस, मगर इसकी लिमिट 0 आएगी। पर जब ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, तो लिमिट निकलती ही होगी, चाहे किसी भी तरीके से करो तो लिमिट सेम ही आनी है। तुम प्योरली रियल से करिए तो भी 0 ही आनी है, प्योरली इमेजिनरी से करिए तो भी 0 आनी है। तो मैं दूसरा तरीका क्यों लगाऊं, जब मुझे पता है कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी।
तो एक तरीके से लिमिट निकाल, देख ली मैंने 0 तो 0 आ गई, क्योंकि शॉर्ट करना था ना मुझे क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन है 115, एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ये है, मेन पार्ट ये है, और ये एनालिटिक है। इफ एंड ओनली इफ यू और वी कैसे होंगे, तो तुम्हें बताया था मैंने बाकायदा ये सारी बातें कि अगर तुम्हारी फंक्शन जो है एनालिटिक होती है तो 100% कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, और यू और वी हार्मोनिक फंक्शन भी होते हैं। यही बात सही है, अगर एनालिटिक है तो यू और वी कैसे होंगे, हार्मोनिक फंक्शन भी होंगे, और हार्मोनिक होंगे तो सेटिस्फाई कोची राइमन इक्वेशन को भी करेंगे, और कंटिन्यूअस भी होंगे। इसमें बात ही क्या रहेगा, इसमें कुछ दिया तो है ही नहीं, सीआर इक्वेशन भी कहीं नहीं दी इसने। सारी बातें सही बैठ रही हैं क्यों, u और v, अरे u और v हार्मोनिक फंक्शन, u v सेटिस्फाई लाप्लास कोची राइमन इक्वेशन, ये वाली बात सही है। ये बस केवल ये, अगर ये एनालिटिक है तो कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे u और v ना। u अलग हार्मोनिक होता है, v अलग हार्मोनिक होता है, तो इसने क्या पूछा, u एंड v आर हार्मोनिक, ऐसा कैसे होंगे, u हार्मोनिक होगा या केवल v हार्मोनिक होगा। ठीक है, तो इसने ये वाली बात गलत दे दी कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसका रियल पार्ट हार्मोनिक फंक्शन होता है और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शन होता है। इसने कह दिया u और v दोनों के दोनों जो है हार्मोनिक फंक्शन, तो यहाँ पे सी कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर एनालिटिक है तो। कंटिन्यूअस वाली बात सही नहीं है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर दिया इसने, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, u और v आर हार्मोनिक फंक्शन। देख लेना इसका आंसर जो है, ये तो ये भी सही लग रहा है मुझे, क्योंकि u और v हार्मोनिक तो होते ही हैं, सेटिस्फाई भी करते हैं कोची राइमन इक्वेशन को। इसका आंसर तो कंफ्यूज करके देख लेना एक बार क्या आंसर है इसका। 115 में आ जाइए, 160 क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, ये फंक्शन दे रखी है, इज कंटिन्यूअस, बताइए फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगी। अब ये देख लो पहले डिसकंटिन्यूअस किस पर होगी, फंक्शन जब भी डिसकंटिन्यूअस देखना हो सीधा ये देखो किस पर इन्फिनिटी बैठ रही है, तो नीचे वाले पॉइंटों पर को 0 रखो, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, हाँ मैंने लिखा एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूअस, कब, जब ये फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो इन्फिनिटी कब आएगी, जब नीचे वाले की वैल्यू 0 होगी, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आई। तो इन पॉइंटों को छोड़कर हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है। तो मैंने लिखा, ये लिखा डी आंसर आ जाएगा, एवरीवेयर एक्सेप्ट प्लस माइनस आई। 17 में देखो, 17 में क्या कहा, इधर कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए 17 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 17 एफ जेड इक्वल टू ये दिया है जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, बताइए इनमें से कौन सी वाली बात सही है, किन पॉइंटों पर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। पहले तो एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या कहा, मोड जेड लेस देन 1 और 0 से बड़ा, 0 से तो बड़ा अपना आप ही होगा जब मोड लगा हुआ है, तो मोड जेड लेस देन 1 का मतलब सर्किल के अंदर के पॉइंट। और यहाँ क्या लिखा, मोड जेड ग्रेटर देन 0, वे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मोड 0 से बड़ा हो। यहाँ पे लिखा है मोड जेड लेस देन 1 और यहाँ पे लिखा है मोड जेड ग्रेटर देन 1। कुल मिलाकर हर जगह यहाँ पे सर्किल की बात चल रही है, तो हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये सर्किल बना लिया जिसका रेडियस जो है वो 1 है और सेंटर क्या है, ओरिजिन है। अब यूनिफॉर्म चेक करना है तुम्हें, तो ये बताओ सर्किल के अंदर वाले पॉइंट या सर्किल के बाहर वाले पॉइंट इस कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेंगे। मतलब दो पॉइंट ऐसे पकड़ो जिनका डिफरेंस बहुत कम हो, तो उन पर फंक्शन का डिफरेंस भी कम ही होना चाहिए, और फंक्शन तुम्हारी ये है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब सोचिए, सिंपल सोल्व करके देखो कि अगर अंदर के पॉइंट ले हम यहाँ 2 पॉइंट पकड़े, यहाँ पर 2 पॉइंट पकड़े Z1 Z2, तो Z1 की जो ये डिस्टेंस होगी, मतलब मोड Z1 जो होगा और जो ये होगी ये डिस्टेंस, ये 100% 1 से कम ही रही होगी, क्योंकि यहाँ पर वे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे इसके अंदर जिनका मोड 1 से कम रहा होगा। ठीक है, तो अंदर वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मोड 1 से कम जाएगा, मतलब उनका डिफरेंस भी 1 से कम ही रहेगा। ये जो दूरी होगी इनके बीच की वो 1 से कम रहेगी, क्योंकि पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 1 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 से कम है। अब उस पर तुम फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें पता है Z1 यदि 1 से कम है और Z2 की वैल्यू 1 से कम है, तो स्क्वायर करने पर वो और कम 1 से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नंबर भी 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, उनका डिफरेंस भी 1 से कम हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले पॉइंट के बारे में सोचना, जो बाहर के पॉइंट है, बाहर वाले पॉइंट
यदि तुम यहाँ पे 2 पॉइंट पकड़ते हो जिनका जो मोड है वो 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा होने के कारण उसका स्क्वायर करोगे तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए Z1 इक्वल टू तुमने 4 ले लिया, Z1 इक्वल टू 4 ले लिया, उसका स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। और Z1 की वैल्यू तुमने Z की वैल्यू 1/2 ले ली और उसका स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर के पॉइंट हैं वो 100% इनका मोड 1 से कम रहना है। ठीक, जब इनका मोड 1 से कम रहना है तो उनका डिफरेंस भी 1 से कम ही रह जाएगा, और फिर इन पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस 1 से कम ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो केवल सर्किल के अंदर के पॉइंटों पर है, बाहर के पॉइंटों पर नहीं हो सकती। तो इसलिए इसमें कंडीशन जो जाएगी वो सी जाएगी। मैं तो वैसे ही कह दिया, वरना बड़े क्वेश्चन में मैंने करवा रखा है तो ऐसा कर लेना, ये इसकी डेफिनेशन है अगर तुम डेफिनेशन से करना चाहो तो। ठीक, और देखिए 118 पर जाइए। 118 ये रहा, एफ जेड इक्वल टू ये इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब बताइए एफ जेड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं कब होगी। यहाँ भी देखो आंसर में देखो सर्किल रखे, तो मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब मैं देखूंगा कि हाँ भी अंदर के पॉइंटों पे ये कंडीशन सही बैठेगी या बाहर के पॉइंटों पे सही बैठेगी। सोचो ध्यान से, अगर मैंने अंदर के पॉइंट लिए, 2 पॉइंट लो, मान लो Z1 ले लिया, एक पॉइंट अंदर की ओर, यहाँ Z1 लिया, तो Z1 की वैल्यू 1 से कम रही होगी 100% उसका मोड, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो ये Z1 जो है अंदर लिया तो इसका जो मोड होगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जब ये वैल्यू 1 से कम होगी 1/2 होगी, और यहां रखोगे तो 1/2 पर रखोगे तो बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी नहीं हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से अब यहाँ पे सोचो, अगर हमने कोई पॉइंट बाहर लिया, यहाँ पॉइंट लिया बाहर, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, ठीक, तो जैसे यहाँ पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो इनकी वैल्यू जो है, इनका मोड जो है 1 से ग्रेटर है, लेकिन ये पॉइंट लेने बहुत पास पास में है, इस तरह से लेने हैं कि जिससे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम आ जाए। तो जब इनके बीच का जो डिफरेंस कम होगा लेकिन इनका मोड 1 से ग्रेटर होगा, अब उन पर जब तुम फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो जैसे तुमने यहाँ पे Z1 की वैल्यू मान लीजिए 1/4 ले ली, वो सॉरी 1 से ज्यादा लेनी ना, 4 ले ली, और इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 ले ली 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे FZ1 की वैल्यू मैंने रफली करके दिखाया होगा, देखो ये रहा, देखो मैंने अंदर के पॉइंट में दिखाया, Z1 की वैल्यू मैंने 1/2 ली अंदर की ओर, और Z2 की वैल्यू मैंने 1/4 ली, और देखो ये पॉइंट ऐसे पकड़े मैंने जिनका डिफरेंस 1 से कम है। अब मैंने इन पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखाई है, Z1 पर Z2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 - 4, तो यहाँ कितनी बैठ गई 2, और 2 देखो 1 से ग्रेटर हो गया, 2 हो गया बड़ी वैल्यू, एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये डेफिनेशन जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की अंदर के पॉइंटों पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बाहर वालों पर हो रही है। तो अंदर वाले पॉइंट तुमने मैंने दिखा दिया रफली, 2 पॉइंट पकड़े मैंने जिनका डिफरेंस बहुत कम था लेकिन उन पर फंक्शन की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी, तो मैंने ये दिखा दिया कि यहाँ पर जो डेफिनेशन बैठेगी वो कौन से के लिए, अंदर के पॉइंटों के लिए हो। तो लेदन वाली बात सही है, ये वाली पार्ट सही है। 119 पे जाइए, इसकी लिमिट निकाल के दिखानी है, इसकी लिमिट ये आएगी, ये आएगी, तो Z की जगह पहले तो सीधा लिमिट भर दो, a की पावर क्या है πi/4, और उसे चेक कर लो। तो मैंने पहले से सोल्व कर लिया, देखो a की पावर i/4, मैं इधर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, a की पावर i/4 है, इसको मैं सोल्व करा तो 4 से 4 कट गया, a की पावर i बच गई, इसको तोड़ दिया तो -1 बैठ गया। ठीक, अब मैंने यहाँ पे भर के देखा, यहाँ पहले यहाँ स्क्वायर भरा, यहाँ 4 बार भरी, अभी ये 4 सोल्व कर दी मैंने, -1 आई थी, -1, तो ये इससे कट गई, यहाँ पे 0 आ गया, 0 तो आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की पावर i/4, a की पावर i/4 की पावर 2 पावर कट जाएगी, तो ये बच गया a की पावर i/4, तो इसको लिख दिया मैंने आयत फॉर्म से, cos π/4 प्लस के i sin π/4, cos π/4 बैठता है तुम्हारा 1/√2, और ये बैठता है तुम्हारा 1/√2, बस जी उसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके जो भी आंसर जाएगा वो आ जाएगा, 1/√2 कॉमन आ गया, 1 + i आ गया, ये आंसर। ऐसे देखिए, मतलब सीधा पहले लिमिट भर के देख लग रहा हो, और 0.0 आ रहा है तब सोचो कुछ, तब उसे कॉम्प्लेक्स के रूप में बदलो, x + iy के रूप में, किसी भी यार उससे कर लो, एल हॉस्पिटल रूल से करिए, मतलब बदलो उसको जो है, लेकिन अभी ऐसा नहीं था, सीधा मैंने Z की जगह ये भर के दिखा दिया तुम्हें, और भरने के बाद में ये हमारी वैल्यू सही से निकल आई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 120 पे देखो sin z/z, अब sin अपॉन z की वैल्यू मैंने Z की जगह π/2 भरूंगा मैं, तो sin 90 की वैल्यू सभी जानते हैं, और यहाँ पर π/2 भर दी, तो ये 2/π आ गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिंपल लिमिट निकली आई 2/π, ये रहा डी पार्ट आ गया इसका। और देखिए 121 में क्या है, एफ जेड इक्वल टू दिया, नीचे जेड स्क्वायर प्लस 9 है, इज कंटिन्यूअस, बताइए कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये एफ जेड की वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगी, जब नीचे वाला 0 जाएगा, तो मैंने जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू आई ± ये, ठीक है। अब वो ये दिए हमें, यहाँ पे सर्किल दिया, यहाँ सर्किल दिया, इस सर्किल की रेडियस 2 है, तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक।
जिसकी रेडियस 2 है। अब मेरे 2 पॉइंट ऐसे आए जिन पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, एक आ रहा है 3i और एक आ रहा है -3i, तो मैंने इन पॉइंटों को दिखा लिया, ये सर्किल से बाहर है। इसका मतलब क्या है, इसने कहा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नोवेयर, कहीं पर भी नहीं। ऐसा कह सकता है इन पॉइंटों को छोड़कर बाकी पॉइंटों पे तो कंटिन्यूअस है। एवरीवेयर, एवरीवेयर वाली बिल्कुल बात गलत है, हर जगह कहाँ है, पूरे पॉइंटों पे थोड़ा ही है, इन 2 पॉइंटों पे तो है ही नहीं। ये वाली बात सर्किल के बाहर वाले पॉइंटों पर, सर्किल के बाहर वाले पॉइंटों पे कहाँ है बोला, सर्किल के बाहर तो ये 2 पॉइंट भी हैं, इन पे कहाँ है। सर्किल के अंदर वाले पॉइंटों पर, हाँ सर्किल के अंदर वाले सारे पॉइंटों पर ये कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये आंसर जो जाएगा सर डी जाएगा। और देख लीजिए, ये रहा इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। बताइए कंटिन्यूअस कब नहीं है, कहां पर कंटिन्यूअस है कहां पर नहीं है, वो पूरा। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाले को 0 रख लेंगे, ये रख लिया 0, तो हमें चल गया पता जेड की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2 पर गड़बड़ करेगा। ये जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 पर गड़बड़ करेगा, बाकी सभी पॉइंटों पे कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो उसने पूछा इनमें से कौन सी बात सही है, एवरीवेयर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हर पॉइंट पे थोड़ी है। अब ये कहा उसने सर्किल के अंदर वाले पॉइंटों पर, एक बार कहा इस सर्किल के अंदर के पॉइंटों पर, एक बार कहा इसके पे। तो इस बार तुम्हें छांटना, तो मैं 3 सर्किल बनाए हैं, एक की रेडियस लिया अंदर वाले की 1, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 3। तो ये बताओ 1 और 2 पॉइंट आ रहे थे, 1 और 2 पॉइंट कहां बैठ रहे हैं, z इक्वल टू 1, एक पॉइंट आ रहा था हमारा z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 का मतलब 1 प्लस 0i, रियल पार्ट हो जाएगा इसका 1 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ये, और 2 प्लस 0i का मतलब हो जाएगा 2,0। ये पॉइंट दिखा लीजिए कहाँ होंगे, x की वैल्यू 1 0, एक तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ये वाला, और एक पॉइंट हो जाएगा ये 2 0। तो इन 2 पॉइंटों को छोड़कर हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। अब बताओ कौन सी वाली बात सही है, मेरे ख्याल से डी वाली बात सही है, सर्किल के बाहर के सारे पॉइंटों पर आएगी। क्यों, पूरा बड़ा ये सर्किल है 3, तो उसके तो बाहर के सारे पॉइंटों पे ही कंटिन्यूअस है। अब ये कहने लगा कि मोड जेड लेस देन 2, इन सारे पॉइंटों पे कैसा हो जाएगी, ये वाला सर्किल है इसके अंदर तो 1 भी आ रहा, तो इसके अंदर वाले पॉइंट पे कहां है कंटिन्यूअस। तो तुम यहां पे ये कह सकते हो कि जो बड़े वाला सर्किल है उसके बाहर वाले सारे पॉइंटों पर ये कंटिन्यूअस है, तो ये वाली बात सही है। अब ये देखो 123 कहा, 123 में फंक्शन ये दी, बताया इसका एनालिटिक कहाँ होगी, तो डिफरेंशिएट करके देख लो। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट करा तो ये बैठ गया, ये रहा डिफरेंशिएट करने पर, अरे e की पावर जेड का e की पावर जेड होता है, फिर इसका भी तो करोगे, इसका ये बैठ गया। तो अब मुझे बस ये देखना कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी बैठती है। देखो यहाँ नीचे जेड स्क्वायर आ गया, तो जेड की जगह मैं 0 भर दूंगा, तो कुछ अपॉन 0 कितना हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी। तो ये 0 इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब 0 पर ये एनालिटिक नहीं है। तो आंसर इसका जाएगा कहाँ पर, उसने कहा इस पर, इन पर या इन पर, किन पर एनालिटिक नहीं है। पहला है सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, दूसरा भी सर्किल दिया है जिसकी रेडियस जो है r और कैपिटल R के बीच में है। देखिए हमने यहाँ पर देखा, लेकिन एक बात और देखो, यहाँ पर 0 पर तो इन्फिनिटी आएगा ही। एक बार यहाँ देखना, ऊपर ध्यान से देखना, अगर मैं z की जगह इन्फिनिटी ही भर दूं, इन्फिनिटी यहाँ पर इन्फिनिटी भर दूंगी तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी, तो सारी फंक्शन तो भी इन्फिनिटी बैठ जाएगी। इसका मतलब ये 2 पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है, एक 0 पर और एक इन्फिनिटी पर, क्योंकि 0 नीचे जाने पे भी गड़बड़ कर रहा ना, यहाँ पर ये वाला भी गड़बड़ कर रहा, ऊपर वाला भी गड़बड़ कर रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 2 पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस एनालिटिक नहीं है, 0 पर और इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब 0 कहाँ होगा, 0 तो होगा अंदर की ओर पॉइंट ये वाला, और इन्फिनिटी होगा बहुत दूर, बहुत बड़ा दूर पॉइंट। तो तुम क्या कह सकते हो बताइए। अब ये पहली वाली बात देखो, इसमें मोड जेड लेस देन 1, तो हमने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करा जिसकी रेडियस 1 है, ये काले वाला, इसकी रेडियस 1 है, तो इसके अंदर वाले पॉइंटों पर, इस पर कहाँ है, इस पर तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। उसने कहा कि ये फंक्शन एनालिटिक है इन सारे पॉइंटों पर, इन सारे पॉइंटों पर कहाँ हो जाएगी, सर्किल के अंदर तो 0 भी आ रहा ना, 0 पर है ही नहीं है। फिर कहा मोड जेड ग्रेटर देन 1, इस सर्किल के बाहर वाले पॉइंटों पर, इस काले वाले सर्किल के बाहर वाले पॉइंट पर नहीं, बाहर तो इन्फिनिटी भी है, तो इन्फिनिटी पे भी नहीं है। उसके बाद में क्या करा, एक सर्किल खींचो जिसकी रेडियस r और कैपिटल R के बराबर में हो। तो मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, ध्यान दो, एक की तो रेडियस लिया है स्मॉल ये वाली r, और एक की लिया कैपिटल R। तो इसके अंदर वाले पॉइंट पर कह सकते हो तुम, इन सारे पॉइंटों पर, क्योंकि इनमें ना तो 0 आ रहा है और ना क्या आ रहा है, इनमें इन्फिनिटी आ रहा, तो इन पॉइंटों पर बोल सकते हो। इसने एक सर्किल बना दिया है जिसकी रेडियस, सर्किल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है,
एक की रेडियस तो ली है आर और एक की ली है कैपिटल आर। अब उसने कहा हम ऐसे सर्किल बना सकते हैं जिनके बीच में हर पॉइंट पर ये क्या होगी, एनालिटिक हो जाएगी, क्योंकि जीरो यहाँ है और इन्फिनिटी कहाँ है, बहुत दूर है। ठीक है, तो इन पॉइंट पर आ जाएगा, तो आंसर इसका सी चल जाएगा। अब ये पूछा 124, ओनली फंक्शन अमंग द फॉलोइंग दैट इज एनालिटिक, इनमें से कौन सी फंक्शन एनालिटिक है। 123, एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ। 120 CR से कर लेंगे ना सारे क्वेश्चन, ये एक मिनट, ये यहाँ मैंने करा तो है नहीं, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। वो पूछ रहा है 124 में, नीचे लाऊं। उसने कहा कि इनमें से कौन कौन सी फंक्शन एनालिटिक है, कौन सी नहीं है। पहले वाला पार्ट करके दिखाता हूं तुम्हें, इधर कर दूं, ध्यान रखना। एफ जेड क्या दिया, रियल पार्ट ऑफ जेड। 24 था ना, 124 का पहला पार्ट था ए पार्ट, क्या दिया था, एफ जेड जो बनाई है उसने कहा रियल पार्ट ऑफ जेड लेना। हम जानते हैं जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई के, तो यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो एक्स आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें कोची राइमंस है, इसे करके देख लो। तो u की वैल्यू तो x आ गई और v की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब u का x के करोगे तो 1 आएगा और v का y के करोगे तो वो 0 आएगा। इसका मतलब u डेल x नॉट इक्वल टू डेल v डेल y। इसका मतलब ये वाली फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है, क्योंकि कोची राइमन इक्वेशन पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। बस ऐसे ही तुम्हें बाकी करके देख लेना। तो ये मैंने तो 124 करके दिखाया तुम्हें। ऐसे ही है एफ जेड इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब y लेना है, तो एफ जेड इक्वल टू वाई ले लेना। इसमें क्या कहा, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, जिनके अंदर बार जाता है वो तो कभी एनालिटिक होते ही नहीं है। एफ जेड इक्वल टू साइन जेड को तोड़ लोगे या डिफरेंशिएट कर लो, नहीं एफ डैश जेड बराबर क्या जाएगा, कोस जेड की वैल्यू कभी इन्फिनिटी जाती नहीं, वो तो -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये वाली फंक्शन ऐसी है जो एनालिटिक होगी। ठीक है, 125 में देख लीजिए, W इक्वल टू दिया हुआ है ये, और ये एनालिटिक है, तो डी डब्ल्यू डी जेड निकालो। तो ये तो तुम्हें पता ही है, डी डब्ल्यू डी जेड तो निकालना आता है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ करके दिखाया। देखिए डी डब्ल्यू डी जेड होता है डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स के, डी डी एक्स लिख लो, डब्ल्यू की वैल्यू होती है यू प्लस आई वी, ये आ गया, अलग अलग कर लो और कोची राइमन के द्वारा इन्हें चेंज कर लो जिसमें चेंज करना चाहते हो। यार डेल यू डेल एक्स है, मैंने यहाँ करके दिखाया, अरे इक्वल तो लगाया नहीं, इक्वल टू बीच में, यहाँ बीच में इक्वल लगा देना, इक्वल टू डेल यू डेल एक्स को कोची राइमन से चेंज कर दिया माइनस के डेल वी डेल वाई में, और ये डेल वी डेल एक्स को चेंज कर दिया माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई में, माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया, तो फिर इसमें से डेल वाई बाहर निकाल लिया, तो यू प्लस आई वी बचा, उसको डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, वही है। अब घंटों लग जाते हैं इन क्वेश्चनों को ऐसा करने में, इतने सारे क्वेश्चन जो है बहुत टाइम लग जाता है एक एक क्वेश्चन करने में, समझाने में टाइम लगता है, फिर भी कोई विश्वास नहीं रहता कि हाँ समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं तो ये मान चल रहा हूँ कि हाँ भी तुम पूरा चैप्टर पहले पढ़ के बैठे हो, उसके बाद में तुमने इसको टच करा है। देखिए अब 125 की बात, 125 हो गया, 126 की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ पी बताइए जिससे कि ये फंक्शन हार्मोनिक हो जाए। अब हार्मोनिक का मतलब तुम जानते हो, इस फंक्शन का 2 बार एक्स के करो 2 बार वाई के करो, जोड़ो 0 रखो, अपने आप निकल जाएगा पी कितना होगा। तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी 1। 127 में यू इज हार्मोनिक फंक्शन है, तो ठीक है, ये तुम्हें फॉर्मूला बाकायदा प्रूफ करवाया था मैंने। अगर यू हार्मोनिक होती है तो इस टोटल की वैल्यू 0 होती है, फॉर्मूला बनाया था इसका मैंने, फिलहाल तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यू यदि हार्मोनिक है तो ये इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब यहाँ लिखा 128 जेड इक्वल टू 0 इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट में तुम्हें पता ही है क्या होता है, फंक्शन वो एनालिटिक नहीं होती उस पॉइंट पर। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सी सही है इसका। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ये कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस का चेक करना हो, यदि कोई कॉम्प्लेक्स के रूप में फंक्शन रखी हो और कंटिन्यूस चेक करना हो तो उसका रियल पार्ट अलग चेक करो और इमेजिनरी पार्ट अलग चेक करो। तो कंटिन्यूस तो है ही है क्योंकि इसका एल्जेब्रिक पार्ट है दोनों के दोनों। और दूसरी बात कह रहा वो ये एनालिटिक भी है, एफ जेड इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, देन इट इज ना, ये एनालिटिक नहीं है क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है एक्स वाई है और जो इमेजिनरी पार्ट है वाई है, कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। और देखिए क्योंकि u का करेंगे ना इसके अंदर x के तो वो y आएगा, और जब b का करेंगे y के तो वो 1 आएगा, तो बराबर नहीं आएंगे, कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगे। 130 में क्या कहा, इसकी लिमिट निकाल के दिखा दीजिए। 130 में इसकी लिमिट निकालनी है z टेंड्स टू 0 पर, और लेकिन निकालनी अलोंग रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब y इक्वल टू mx वाला रास्ता। तो मैंने कुछ नहीं करा, जहां y था वहां पर mx भर दिया, mx भी नहीं भरा मैंने, सिंपल x ही भर दिया।
ठीक है, ये भर दिया x, ये भर दिया, इस लिमिट को सोल्व करा, सेम लॉट सोल्व करने के बाद कितनी आ गई, 0 आ गई, आंसर आ गया। और देख लीजिए ये रहा। अब देखो यहां से देखो, ये क्वेश्चन पूछे हैं इसने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। u बराबर इतना दिया, तो उसने कहा v निकाल के दिखाओ जिससे कि u प्लस v क्या बन जाए, रेगुलर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन। तो जब भी एनालिटिक फंक्शन बनानी हो, एनालिटिक फंक्शन बनानी हो, वैसे तो उसका v पूछा उसने, तो पहले एनालिटिक फंक्शन बना तो लो, फिर उसका v निकाल लेंगे। तो मैंने क्या करा, x की जगह z भर दिया, y की जगह 0 भर दिया, देखो सीधी बन गई, ये नहीं भर के देख लो, x की जगह z, y की जगह 0, ये पीछे 0 हो गई होगी। अब v पूछा था उसने, z की जगह x प्लस आई वाई करके, और इसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद में a, इसे a मान लेना, इसे b मान लेना, पावर 3 खोल देना उसे। खोलने के बाद इसका जो रियल पार्ट होगा वो u होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा v होगा। तो यहाँ चेक भी कर लगना है, जैसे इसका रियल पार्ट है तो ये आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना है इनमें से कौन सा है, तो वो अपने आप आ जाएगा यहाँ से। तो मैंने लिखा इमेजिनरी पार्ट ही हमारा क्या होगा, v ही इमेजिनरी पार्ट होगा। जो एफ जेड बनी तुम्हारी, ये एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट छाड़ दीजिए, जो भी आएगा वो ये आ जाएगा। आई को छोड़ देना, मैंने आई लिख दिया साथ साथ में, आई को छोड़ देना यहाँ पर। और ऐसे किया 132 में, देखो क्या कहा, यू दिया, हार्मोनिक फंक्शन बनानी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट करा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट करा मतलब वी बनाना, तब भी वही तुक्का लगा दो। यू की जगह क्या करना, एक्स की जगह जेड भर दिया, वाई की जगह 0 भर दिया, एक्स की जगह जेड, अब यहाँ जेड भरेंगे, वाई की जगह 0, तो ये सारा 0, वाई की जगह 0। अब देखो यहाँ ये मेथड फेल हो गया, क्योंकि फंक्शन ही नहीं बन पाएगी। अगर तुमने एक्स की जगह जेड भरा, वाई की जगह 0, तो फंक्शन नहीं बन पाएगी। तो उल्टा तरीका लगा दो। उल्टे का मतलब क्या, वाई की जगह जेड भर दो, एक्स की जगह 0, तो वाई की जगह जेड भरा मैंने, तो ये फंक्शन बन गई, ये इसे तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। उसने पूछा v निकालो, तो v जो होगा वो इस फंक्शन का रियल पार्ट होगा, उल्टा होगा। अगर इसका u पूछा जाएगा तो तुम्हें इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना, तो ये आंसर जाएगा। मतलब बिना मिलने थॉमसन मेथड का क्वेश्चन हो गया। अब u ये दिया, u दिया, v दिया, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, दोबारा आ गया ये। तो u का 2 बार करना x के, 2 बार करना y के, जोड़ के देख लेना, तो u और v शायद सेटिस्फाई करेंगे इसके अंदर, दोनों के दोनों, वो तो कर लोगे तुम। बस जैसे ये करके दिखा दिया हमने, यू करके दिखा दिया, ऐसे वी करके देख लेना, तो दोनों को चल जाएगा पता, तो मैं हार्मोनिक है या नहीं है। 134 में देखिए, फंक्शन रखी है हमारी, ये रही, सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन बनानी, तुक्का लगाओ, एक्स की जगह जेड भर दो, वाई की जगह 0, ये भर दिया, ये बन गई फंक्शन। तो इस तरह से तुक्के से बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए 135 में, 135 में क्या दिया, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन बनानी ये रही, जिसका u दिया, तो मैंने वही काम करा, x की जगह z भर दिया, y की जगह 0 भर दिया, ये बन गया। एक लास्ट में कांस्टेंट और जोड़ दिया करो जब इसे भरो ना, क्योंकि तुम्हें पता है मिलने थॉमसन मेथड में इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो बाद में कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, तो कांस्टेंट और जोड़ दो साथ साथ में, ठीक है। ये रहा। अब जैसे यहाँ 1 + c आ गया, तो मैंने उसको नया कांस्टेंट कह दिया, क्या, c1। एक देखो 135 में क्या कहा, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन बनाओ, तो वही तरीका, x की जगह z भर दिया, y की जगह 0 भर दिया, ये रहा। 136 देखो, 136 में क्या कहा, एफ जेड बराबर ये है। अब देखो इसमें है थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पे u नहीं दिया ना, v दिया, u माइनस वी दिया है यहाँ पर, तो यहाँ आंसर से चेक करो, आंसर से। अगर वैसा करोगे तो तुम्हें पता होगा ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें ऐसा मत करिए, इन्हें उल्टा करिए। इनमें से फंक्शन पहले ये मान लो, e की पावर z वाली फंक्शन, e की पावर z की जगह x प्लस आई वाई रखो, उसे तोड़ लो, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालो, उसको घटा के देख लो, अगर माइनस करने पर इतना बन रहा है तो ये वाला आंसर है, वरना दूसरा करके देख लो। तो मैंने यहाँ पे यही बात लिखी है 136 में, मगर रिवर्स ऑर्डर में करो, इसे उल्टा करो, इसको जो है आंसर से चेक करो, इसको जो है तो आंसर से देख कर तब कर दो इसको। देखिए 137, इसमें क्या कहा है, एफ जेड इक्वल टू इतना है, ये लिमिट सोल्व करनी है, अपने आप बता दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना, तो मैंने एफ जेड की वैल्यू खोल दी है, y की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, सोल्व करा, ऊपर से x यहाँ से कॉमन लोगे, x की पावर कुल मिलाकर 3 आ जाएगी ऊपर, और नीचे x की पावर 5 बैठेगी, तो नीचे x बचेगा कटने के बाद भी, x की जगह 0 भरोगे तो 1/0 इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए 138 तक, 138 पूछा है विच पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो एनालिटिक फंक्शन होती है उसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। और देख लीजिए, देखिए पोलर फॉर्म बतानी है,
कोची राइमनी क्वेश्चन की, ये तो तुमने रेडी रखा होगा, मैंने लिख दिया है वहाँ पर। 140 में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब तुम्हें पता ही है, 2 बार x के 2 बार y के करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, देख लेना अपना आप क्या करके। नंबर 141 में द फंक्शन ये दी गई है, इज होलोमॉर्फिक एनालिटिक, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव वैसे ही बन जाएगा, इसको लिख लो e की पावर i z, कुल मिलाकर बन जाएगा e की पावर z, और e की पावर z को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर z ही आएगा, तो आंसर जाएगा e की पावर z। और देखिए ये पूछ रहा कि ये फंक्शन एनालिटिक कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 12 आ गया। उसके बाद में 143, ये मैंने बड़े क्वेश्चन करवाए थे तुम्हें, ये याद रखने हैं तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। नहीं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे, बड़े क्वेश्चन थे, तो ये तो ऐसे ध्यान रखने पड़ेंगे, इनका कोई वो नहीं है, वरना फिर प्रूफ करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे आंसर सही हैं। ठीक, उसके बाद में आता है 144, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब वही 2 बार x के 2 बार y के जोड़ के चेक कर लो, 0 आता नहीं आता। ए फंक्शन विच इज एनालिटिक इज ऑल्सो, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसे होलोमॉर्फिक कहा जाता है। सी वाला आंसर सही है, होलोमॉर्फिक, हार्मोनिक नहीं, होलोमॉर्फिक। उसके बाद में आता है हमारा 146। 146 पे अब मैं तुम्हें सब करके दिखाऊंगा, या मैंने लिख के यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा बहुत लंबी वीडियो आती हैं, फिर पता नहीं बच्चा करता नहीं करता। तो मैं शॉर्ट में बस तुम्हें यहाँ पे इस तरह से करके दिखा रहा हूँ, इन्हें करके देख लेना, मैंने सब यहाँ पे सब कर दिए हैं। मैंने सभी क्वेश्चनों की हिंट डाल दी है, जो बहुत आसान है उन्हें मैंने नहीं कराया है। ये लिखा है मैंने कंटेन बार, बार आ रहा है इसलिए एनालिटिक नहीं हो सकती। x की जगह z भर देना, y की जगह 0 भर देना, और log z का स्क्वायर हो जाएगा, 2 कट जाएगा, log z बचेगा, तो इसमें जो फंक्शन होगी log z होगी, और log z को फिर तोड़ लेना x प्लस आई वाई लिख के रियल और इमेजिनरी पार्ट में। मैंने पीछे कर रखा था, अभी थोड़ी देर पहले गया वो क्वेश्चन पूरा कर रखा था मैंने वहाँ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, इनमें से एक क्वेश्चन को, एक तो ये है 181 और एक ये क्वेश्चन है, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों को जैसे हैं वैसे ही याद रख लेना, ये तो आया भी याद नहीं है, वैसे ही बेमतलब बोल लिया। इसमें से ये बताना था कि फंक्शन के जीरोज क्या है। जीरो का मतलब होता है जिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, वो जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आंसर जो जाएगा वो इनफाइनेटली जाएगा, मैनी पॉइंट्स, बहुत सारी वैल्यू ऐसी होंगी जिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, एलसीएम लेके 0 के बराबर रखकर जेड की वैल्यू निकालने की सोचना, तो बहुत सारी वैल्यू निकलेंगे, साइन कोस में तोड़ लेना उसे। तो यहाँ पर हाँ, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये दिया हुआ है कि बताइए इसमें कोची राइमनी क्वेश्चन कौन सी है, तो छांट लेना अपने आप, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये एनालिटिक का टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है बच्चों। अब ये बहुत टाइम लग जाता है हर क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है, और फिर भी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाते उसको, जो है जल्दीबाजी में करना इतने क्वेश्चनों को नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, थैंक यू।